हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघ एनेलिडा। ये जो एनेलिडा वर्ड है, ये वर्ड बना है ग्रीक वर्ड एनुलस से, और एनुलस का अर्थ होता है लिटिल रिंग। रिंग अंगूठी जैसा, रिंग यानी कि वृत्त जैसी संरचना हो, गोल संरचना, और वो भी कैसी, छोटी छोटी। ठीक है, इसी शब्द से ये बना है संघ एनेलिडा। आप अगर इनके शरीर, इस संघ के जितने भी जीव हैं, अगर उनके बॉडी को देखा जाए, इनके शरीर को देखा जाए, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी बहुत सारी रिंग मिलकर एक बड़ा बेलनाकार शरीर बना दिया हो। तो इन छोटी छोटी रिंग की वजह से इसका नाम पड़ा एनेलिडा। और इस संघ की स्थापना जो है, ये जो संघ है, इस संघ की स्थापना करने वाले, इस वर्ड को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लेमार्क। लेमार्क ने सन 1801 में इस संघ की स्थापना की। ये वर्ड एनेलिडा जो है वो लेमार्क ने दिया, और वर्ड बना है एनुलस से, जिसका अर्थ होता है लिटिल रिंग, छोटी छोटी वलय। और ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनके शरीर का निर्माण कुछ इसी तरीके से छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स से होता है, क्योंकि इनमें वास्तविक खंडीभवन होता है, बहुत सारे खंडों से बना ये शरीर होता है, और उन खंडों को एनुलस कहते हैं। इसीलिए इस संघ का नाम पड़ा संघ एनेलिडा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्वभाव और आवास की। तो इस संघ के जो जंतु हैं वो सभी आवासों में मिल जाते हैं। ये जलीय आवास में भी मिल जाते हैं, तो ये स्थलीय आवास में भी मिल जाते हैं। अगर जलीय आवास में है तो जल किस प्रकार का? तो ये लवणीय जल में भी मिल जाते हैं। लवणीय जल यानी कि समुद्री जल में भी ये मिल जाएंगे। तो ये स्वच्छ जल में भी मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं इस संघ के जीव। स्थलीय जीव जो होते हैं, इस संघ के जो स्थलीय जीव हैं, वो ज़्यादातर नम भूमि में पाए जाते हैं। कौन सी भूमि में पाए जाते हैं? नम भूमि में ये पाए जाते हैं, और विशेषकर बिल बनाकर रहना पसंद करते हैं। बिल बनाकर ये रहते हैं, बिल बनाकर ये रहते हैं। बरोइंग एनिमल्स ये होते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। नम भूमि में विशेषकर ये रहते हैं, स्थलीय में। बात करें इसके स्वभाव की कि ये कैसे होते हैं, तो इस संघ के जो अधिकांश जीव जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे होते हैं अधिकांश। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परजीवी भी होते हैं। कुछ इस संघ के जीव ऐसे हैं जो परजीवी होते हैं, जैसे जोंक या लीच जो होता है वो परजीवी के रूप में रहता है। तो हमने बात की स्वभाव और आवास की। जलीय आवास में भी है, स्थलीय आवास में भी है। जल में है तो लवण में भी है, तो स्वच्छ जल में भी है, और अगर स्थल में है तो नम भूमि में बिल बनाकर रह रहे हैं। स्वभाव कैसा है? स्वतंत्र जीवी है, और कुछ ऐसे हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के आधारों की, कि इसके कौन कौन से आधार पर इसे कहाँ रखा गया है। तो ये जो संघ एनेलिडा है, ये सभी के सभी त्रिस्तरीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी कि इनका शरीर 3 जनन स्तरों से मिलकर बना होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जनन स्तरों से इनके शरीर का निर्माण होता है, त्रिस्तरीय होते हैं। दूसरी बात करें इनके वर्गीकरण के आधार की, इनकी सममिति की। इनमें सममिति कैसी होती है? सिमेट्री कैसी होती है? तो इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी कि एक निश्चित अक्ष से ही इनके शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ये जीव केवल इस अक्ष से 2 बराबर भागों में बट सकता है। आपके सामने जो चित्र है वो नेरीज का चित्र है, और इससे आप सारे कैरेक्टर्स हम समझने वाले हैं। ये एक टिपिकल एनिमल है इस
संघ का। तो ये त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें जो देह गुहा का जो कैरेक्टर है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है। इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, इसलिए ये यूसीलोमेट कहलाते हैं, वास्तविक देह गुहीय जीव कहलाते हैं। देह गुहा भी, जो वास्तविक देह गुहा है वो भी दो प्रकार की होती है, साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। तो इनमें जो होती है वो होती है साइजोसीलोम, इनमें पाई जाती है साइजोसीलोम। अगर सीलोम भी आपसे पूछा जाए कि वास्तविक देह गुहा तो है, लेकिन वास्तविक देह गुहा भी किस प्रकार की, तो इनमें साइजोसीलोम प्रकार की वास्तविक देह गुहा इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, इनका जो वर्गीकरण आधार है वो हम खंडी भवन की बात करें तो इनका शरीर जो है वो वास्तविक खंडों का समान प्रकार के खंडों में विभाजित होता है और इसे हम कहते हैं समखंडी भवन। समखंडी भवन इनमें पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? समखंडी भवन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। वास्तविक खंडी भवन है और वो भी सम प्रकार का, यानी कि इनके शरीर में ये जो खंड है ये सभी खंड समान आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? समान आकार के होते हैं। इनका ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इनमें समखंडी भवन पाया जाता है और प्रत्येक जो खंड है वो लगभग समान आकार आकृति के होते हैं। तो इनमें वास्तविक खंडी भवन है, वो भी समखंडी भवन प्रकार का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। बात करें इनके बॉडी प्लान की कि इनका जो बॉडी है वो कैसा होता है, तो इनका जो बॉडी प्लान है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का। ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का इनका बॉडी प्लान होता है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कुछ ऐसा नजर आता है नली में नली प्रकार का। कैसा नजर आता है? नली में नली प्रकार का शरीर इनका नजर आता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनका शरीर कुछ इस तरीके से है, सिलेंडर आकार का है, बेलनाकार इनका शरीर होता है और उसी शरीर के भीतर एक और बेलनाकार संरचना होती है जिसे कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक नली है, उस नली के अंदर एक और नली है। जैसे आपके पेन जो होते हैं वो पेन नलिकाकार ही होते हैं, उसके भीतर एक और नली होती है रिफिल, तो वो नली में नली प्रकार का है। तो इनका बॉडी भी कुछ इसी तरीके का होता है, खुद नलिकाकार है और उसके अंदर एक और आहार नाल नाम की नली है। इसलिए इनका जो बॉडी प्लान है, इनका जो शारीरिक जो शरीर है वो कहलाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि नली में नली प्रकार का, नली में नली प्रकार का। बात करें इनके शारीरिक संगठन का तो इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन इनमें पाया जाता है। शारीरिक संगठन यानी कि इनका शरीर जो है वो कैसा होता है? अंग तंत्रों का बना होता है। कैसा होता है? अंग तंत्रों का पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। ये हमने बात कर ली इसके वर्गीकरण के आधारों की। फिर वर्गीकरण के आधारों के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं उसके जितने भी तंत्र हैं उन सभी तंत्रों को। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल और साधारण पाचन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो तंत्र है वो है पाचन तंत्र। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इनमें आहार नाल पाई जाती है, विकसित आहार नाल है, तो श्योर है कि इनका पाचन तंत्र विकसित है, पूर्ण है, पूर्ण विकसित प्रकार का है। विकसित आहार नाल इनमें पाई जाती है, मुख से लेकर गुदा तक पूर्णतः आहार नाल इनमें होती है। और जो पाचन होता है, चूँकि आहार नाल है तो पाचन आहार नाल के भीतर होगा, कोशिका के भीतर नहीं होगा, बाहर हो रहा है। तो इस तरह का जो पाचन है वो बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। बाह्य कोशिकीय
पाचन इनमें पाया जाता है। कोशिका के बाहर होता है, यानी कि आहार नाल के भीतर होता है, नली के भीतर पाचन हो रहा है, सेल के भीतर नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो इनमें जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण विकसित है और कोशिकाओं के बाहर हो रहा है, आहार नाल में पाचन हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। पाचन के बाद में हम बात करें श्वसन की आखिर ये श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन के लिए इनमें कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो इनमें श्वसन के लिए कोई संरचनाएं नहीं पाए जाते हैं। जब कोई संरचनाएं है ही नहीं, इनमें किसी तरह की कोई संरचना नहीं है, तो फिर ये श्वसन कैसे करते हैं। ये श्वसन करते हैं अपनी सतह से ही। इनकी जो शारीरिक सतह है, जो क्यूटिकल का इनके ऊपर जो आवरण होता है वो नम होता है और उसकी सहायता से ही ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं। तो ये श्वसन किससे कर रहे हैं, सतह से ही। विधि क्या कहलाती है, विधि कहलाती है विसरण। विधि क्या कहलाती है, विसरण। तो इनमें श्वसन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है, ये श्वसन अपनी सतह से ही करते हैं और विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, अब बात करें इनके, जैसे कि अभी हमने बात किया इनके देह भित्ति की, हम बात करें इनकी देह भित्ति, इनकी जो बॉडी वॉल है वो कैसे बनी है, किन किन चीज़ों की बनी है। तो सबसे बाहर इनके एक प्रोटेक्टिव आवरण, एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है और वो होता है क्यूटिकल। इनके ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण होता है। किसका, इनके ऊपर बाहर की ओर एक आवरण होता है, वो है क्यूटिकल का। और ये दो काम करता है, ये सुरक्षा तो कर ही रहा है और ये नम भी होता है। नम होता है तो श्वसन में ये सहायता करता है। इसके बाद में क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो आवरण होता है वो होता है अधिचर्म का, और अधिचर्म के जस्ट नीचे जो आवरण होता है वो पेशियों का होता है। किसका होता है, पेशियों का। तो इनकी जो देह भित्ति है, जो बॉडी वॉल है, वो क्यूटिकल, अधिचर्म और पेशियों की बनी होती है। पेशियाँ इसमें जो है वो सर्कुलर मसल्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती है, यानी कि अनुदैर्ध्य पेशियाँ भी होती है और वर्तुल पेशियाँ भी इनमें पाई जाती है। इस तरह की पेशियाँ इनमें पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम और जितने भी तंत्र बच रहे हैं उन्हें और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं इसके और जो तंत्र बच रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें इसके अलावा जो रह रहा था परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण देखो, इनका परिसंचरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग है। इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और वो भी बंद प्रकार का। जैसे जो उच्च विकसित जीव जो होते हैं, जैसे मनुष्य, जितने भी जो उच्च कॉर्डेट्स है उनमें सभी में अधिकतर बंद परिसंचरण तंत्र होता है और एनेलिडा में भी बंद परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल अलग है। अधिकतर नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन यहाँ कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र है, इसलिए हो जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। याद जरूर रखना है, परिसंचरण तंत्र इनमें कैसा है, बंद प्रकार का है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर इनमें कि इनमें श्वसन वर्णक पाया जाता है। श्वसन वर्णक इनमें पाया जाता है और श्वसन वर्णक भी कौन सा, हीमोग्लोबिन। जैसा कि हमारे शरीर में होता है, जैसा कि हमारे रक्त में आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने में सहायता कर रहा है, इसलिए श्वसन वर्णक कह रहे हैं। और यही हीमोग्लोबिन इनमें पाया जाता है। लेकिन हमारे में और इनमें थोड़ा सा अंतर है। हमारे में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के भीतर होता है, लेकिन यहाँ ये जो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा में घुला होता है, प्लाज्मा में घुला होता है। ये बात थोड़ी अलग हो गई, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो परिसंचरण हो जाता है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण।
इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंध परिसंचरण होता है। और श्वसन वर्णक भी इनमें होता है। श्वसन वर्णक इसे नाम क्यों दिया? क्योंकि श्वसन में सहायता करता है और वर्णक भी है, रंग प्रदान करने का काम कर रहा है। वर्ण यानी रंग होता है। अगर रक्त को रंग, जैसे हमारे रक्त का रंग लाल है तो किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की है। तो ये वर्ण भी प्रोवाइड कर रहा है, रंग प्रदान कर रहा है, इसलिए इसे श्वसन वर्णक कहते हैं। और इनमें होता कौन सा है? हीमोग्लोबिन होता है, जो उच्च जीवों में होता है। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर यह है कि इनमें हीमोग्लोबिन इनके रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, ना कि किसी कोशिकाओं में जैसे हमारे होता है आरबीसी के भीतर। यहाँ प्लाज्मा में ही ये घुला होता है। परिसंचरण तंत्र को महत्वपूर्ण रख लेना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। संघ एनेलिडा का परिसंचरण बंद और हीमोग्लोबिन युक्त, और हीमोग्लोबिन घुला है प्लाज्मा में। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन, इनका जो उत्सर्जन तंत्र है वो बना होता है नेफ्रीडिया का। इनमें विशेष प्रकार की संरचना होती है नेफ्रीडिया, और ये नेफ्रीडिया उत्सर्जन में सहायता करते हैं। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा, हर वो अंग जो उत्सर्जन में सहायता करता है वो ही परासरण नियमन में भी सहायता करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायता करेगा। तो आपसे कोई पूछ ले संघ एनेलिडा का परासरण नियमनकारी अंग कौन सा है? तो नेफ्रीडिया ही है। ठीक है, तो उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा, परासरण नियमन नेफ्रीडिया द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम गमन की, कि इनमें चलन कैसे होता है? गमन या चलन आप कह सकते हो कि ये गति कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किन अंगों की सहायता से चलते हैं। तो जैसा कि आप नेरीज में ये जो संरचनाएं देख रहे हो, छोटे छोटे इस तरह की संरचनाएं कुछ जलीय जीवों में होती है, जिन्हें कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया, तो पहला इनका जो गमन अंग है इस संघ के जीवों का वो है पैरापोडिया। इसके अलावा जो इस संघ का महत्वपूर्ण जीव है जिसे कहते हैं केचुआ, या किसान का मित्र भी हम केचुए को कहते हैं, अर्थवॉर्म, उसमें गमन अंग पैरापोडिया नहीं होते बल्कि कुछ और संरचनाएं हैं, और उन संरचनाओं को कहते हैं सीटा या सीटी या सीटा। ठीक है, सीटा जो होते हैं वो केचुए में पाए जाते हैं, गमन अंग है। ठीक है, इसके अलावा जो जोंक जो होता है वो चूषक की सहायता से भी गति करता है, चूषक भी पाए जाते हैं। तो गमन के लिए इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, या सीटा पाए जाते हैं, या चूषक पाए जाते हैं। पैरापोडिया का उदाहरण जैसे नेरीज है, सीटा किस में होते हैं? जैसे केचुए में होते हैं। चूषक की सहायता से गति कौन करता है? जोंक करता है। लीच जो होता है वो चूषक की सहायता से गति करता है। नेक्स्ट हम बात करें तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र, तो इस संघ में तंत्रिका तंत्र थोड़ा और विकसित हो जाता है। इनके ऊपरी भाग पे एक विशेष संरचना बनती है जिसे कहते हैं तंत्रिका वलय। तंत्रिका वलय, नर्व रिंग, और वहाँ से पूरे शरीर में एक अधर भाग में एक लंबी संरचना निकलती है जिसे तंत्रिका रज्जु कहते हैं, नर्व कोड कहते हैं, तंत्रिका रज्जु। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो बना है तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु का। ध्यान रखना, इनमें जो तंत्रिका रज्जु या जो नर्व कोड होता है सभी नॉन कॉर्डेट्स में वो अधर भाग में होता है। कहाँ? अधर भाग में होता है, और दोहरा होता है, डबल होता है, और ठोस होता है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है संघ इकाइनोडर्मेटा तक के, सभी की ये विशेषता है कि उनमें जो नर्व कोड अगर है तो वो होगा अधर भाग में दोहरा और ठोस होगा। अधर भाग में होगा, उसके निचले अधर भाग में होगा, डबल होगा, दो होगा और ठोस होगा, बीच में खोखला नहीं होगा। कॉर्डेट्स में जस्ट इसके अपोजिट वाला कैरेक्टर होता है, वो पृष्ठ भाग में होता है, एकल होता है और हॉलो होता है, खोखला होता है। ये हो गई इनके तंत्रिका तंत्र की बात। अब बात करें हम इसके
जनन की कि आखिर इन जीवों में जनन कैसे होता है। तो जब भी हम जनन पढ़ते हैं तो हम उससे संबंधित कुछ और बातें पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनकी लिंगता की बात करते हैं, एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी। तो इस संघ में आपको दोनों तरह के जीव मिल जाएंगे, एक लिंगी भी मिल जाते हैं तो द्विलिंगी जीव भी मिल जाते हैं। एक लिंगी का उदाहरण आपके सामने है, नेरीज जो होता है वो एक लिंगी होता है, जबकि जो किसान का मित्र कहलाने वाला जो केचुआ होता है वो द्विलिंगी होता है। यानी कि एक ही शरीर में नर युग्मकों का निर्माण भी होता है तो मादा युग्मकों का निर्माण भी होता है। तो इस संघ में आपको एक लिंगी जीव भी मिल जाएंगे और द्विलिंगी भी मिल जाएंगे। बात करें जनन, तो जनन इनमें होता है लैंगिक प्रकार का जनन इनमें होता है। बात करें इनमें निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है, तो इनमें निषेचन जो है वो अधिकांशतः जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं उनमें बाह्य निषेचन भी होता है। तो निषेचन इसमें आपको आंतरिक और बाह्य दोनों मिल जाएंगे। बात करें नेक्स्ट इसके हम परिवर्धन की, कि ये वृद्धि शरीर का इनका निर्माण जब हो रहा है अंडे से तो वो कैसे होता है। परिवर्धन दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ आप इस संघ में प्रत्यक्ष परिवर्धन भी देखते हो, जैसे केचुआ जो होता है उसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, तो कुछ में अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी होता है, जैसे नेरीज में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अगर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो श्योर है बीच में एक अवस्था और आएगी जिसे हम लार्वा कहते हैं, और यहाँ लार्वा अवस्था होती है उसका नाम है ट्रोकोफोर। यहाँ जो लार्वा अवस्था होती है उसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो इसमें जनन हमने पढ़ा, ये एक लिंगी संघ के जो जीव हैं, कुछ एक लिंगी भी है कुछ द्विलिंगी भी है। लैंगिक जनन होता है, निषेचन अधिकांश में आंतरिक होता है, कुछ में बाह्य निषेचन भी होता है जैसे केचुआ। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन भी होता है जैसे केचुआ, अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी होता है। अगर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो श्योर है एक मध्यस्थ अवस्था जरूर आएगी जिसे हम लार्वा कहते हैं। यहाँ लार्वा का नाम क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा इनमें इस संघ के जीवों में होता है यदि अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो उदाहरण हमने इतने समय में 3 उदाहरण बार बार पढ़े, वो 3 ही आपको याद रखने हैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला है नेरीज, इसे सैंड वॉर्म भी कहते हैं, रेत कृमि भी कहते हैं, सैंड वॉर्म नेरीज। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण वो है केचुआ। ध्यान रखना कछुआ नहीं है, ये है केचुआ, अर्थवॉर्म, केचुआ अर्थवॉर्म। ठीक है, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये फसल के लिए बहुत बढ़िया होता है। केचुए का जो कल्चर होता है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं, आजकल बहुत चल रहा है वर्मी कल्चर। उससे खाद प्राप्त होती है, उस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो केचुआ बहुत महत्वपूर्ण है, खेती में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए का अगर हम कल्चर कहते हैं तो उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए से खाद प्राप्त होती है, उस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक परजीवी रूप में एक जीव और है, नाम है हिरुडिनेरिया, या उसे हम कहते हैं जॉक, लीच या जॉक लीच, जो ब्लड सकिंग एनिमल है। ये जीवों पर, कुछ एनिमल्स पर चिपक कर अपने शक्कर या चूसक की सहायता से खून चूसने का काम करता है, तो वो परजीवी की तरह है, ये जीव है जॉक। 3 महत्वपूर्ण उदाहरण है, नेरीज जिसे सैंड वॉर्म कहते हैं, केचुआ फेरेटिमा ये अर्थ वॉर्म भी कहलाता है और इसे किसान का मित्र कहते हैं, जॉक जो एक परजीवी है। ठीक है बच्चों, तो आज इस तरह हमने संघ एनेलिडा पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।